Good afternoon, everyone. Today is actually 15th of March, संडे है एंड लेकिन हम 13th मार्च का डिस्कस करेंगे. पिछले 2 दिन से जो बारिश चल रही है उसकी वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत आ रहा था. जैसे कि रिकॉर्ड कर लिया लेकिन अपलोडिंग के टाइम पे लाइट चला गया. फिर 14 का था कि इन द मिडल ऑफ द रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी वाइप्ड ऑफ हो गई और 2-3 घंटे तक आई नहीं. सो बट वी डोंट वांट टू स्टॉप दिस इनिशिएटिव, तो हम आज फिर से रिकॉर्ड करके शेयर कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं. So these are the 5 important articles from the perspective of the prelims. First is human wildlife conflict, HWC. मेंस में तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट ईयर. असम के स्पेसिफिक सिचुएशन में तो और ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है. इसको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे. द सेकंड इज पैसिव इथनोसिया. सुप्रीम कोर्ट फ्रेमवर्क एप्लीकेशन दिया. यू मस्ट हैव कम अक्रॉस फर्स्ट केस जहाँ पे पैसिव इथनोसिया को सुप्रीम कोर्ट ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अलाउ कर दिया है. तो हम उस पेशेंट के बारे में नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे ओवरऑल आइडिया हाउ द डिस्कशंस अराउंड एथनोसिया एक्टिव एंड पैसिव हैज इवॉल्व्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम. हम उसको समझेंगे. थर्ड जो है वो कवच 4.0 सिस्टम है. ये ट्रेन कोलिजन को रोकने का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, उसको हम समझेंगे. पांचवा जो है वो इम्पोर्टेंट एक्ट है, एसेंशियल्स कमोडिटीज एक्ट. And the last one is from international security, international conflict, IR, as well as environment के perspective से important है, that is black rain और acid rain का एक severe form है. ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उस कंटेक्स्ट में इसको समझेंगे. दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर. ये बहुत पोटेंट टूल, पोटेंट कोर्स है CSAP का, GS फाउंडेशन बैच. ये UPSC एंड APSC दोनों के लिए है. एंड ये द टैग लाइन ऑफ दिस कोर्स इज 0 to hero, क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं पता देन ऑल्सो इफ यू आर एमिंग टू क्लियर द APSC एग्जामिनेशन दिस बैच इज वेरी वेल सूटेड फॉर यू. ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, दैट मीन्स हाइब्रिड है. एंड ये आपके चॉइस के हिसाब से ये चारों में से किसी भी टाइम स्लॉट में आप सिलेक्ट कर सकते हो. इसमें आपको प्रीलिम स्पेसिफिक MCQ गाइडेंस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड इंटरव्यू में आर्टिकुलेशन एंड एक्सप्रेशन में हैंड होल्डिंग की जाएगी. जनवरी के बैच 27 जन को स्टार्ट हो गया. जो मार्च का बैच है वो अब स्टार्ट होगा. आपको अगर डिटेल्स और एक्स्ट्रा चाहिए होंगे तो आप प्लीज़ इस नंबर पे कांटेक्ट करिए जो स्क्रीन पर मेंशन है. दिस इज रिगार्डिंग प्रीफिट इकोसिस्टम. ये MCQ से डिजाइन पूरा इकोसिस्टम है जिसमें 15,000 MCQs के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए हैं. इसके दो कंपोनेंट है. एक फ्री कंपोनेंट जो 3,000 प्लस MCQs यूट्यूब लाइव पर डेली डिस्कस किए जाता है. सेकंड कंपोनेंट जो है वो 12,000 MCQ का पेड कोर्स है जिसमें 120 टेस्ट के फॉर्मेट में वो CSAP के ऐप पर अवेलेबल है. इसमें साइंटिफिक जो प्रोसीजर है, इंक्रीमेंटल एक्सपोजर टू द डिफिकल्टी, इसका इस्तेमाल किया गया. मीनिंग पहले 30 टेस्ट जो है वो इजी है, फिर 30 मॉडरेट है एंड 30 जो है वो डिफिकल्ट टेस्ट है. इफ़ यू फॉलो दिस शेड्यूल आपके UPSC का प्रीलिम्स क्लियर करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगा. एंड इसके अलावा APSC का तो ऑलमोस्ट डेफिनेट हो जाएगा. बट यू कैन यूटिलाइज दिस कोर्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन जहाँ पर जनरल स्टडीज़ रेलेवेंट है, जनरल स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट है. ये 7999 में अवेलेबल है. लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से CSAP से एसोसिएटेड रहे हो तो यू कैन एक्सपेक्ट फर्दर डिस्काउंट एंड यू कैन एक्सेस दैट डिस्काउंट बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन द नंबर मेंशन ऑन योर स्क्रीन. ये जो हम अभी करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं इसमें 10 MCQs भी डिस्कस किए जाएंगे. जो प्रीफिट में हर रोज 25 MCQ डिस्कस करते हैं उसके अलावा ये 10 MCQs आपका करंट को सप्लीमेंट करेंगे. उन डॉक्यूमेंट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, इस इन्फोग्राफिक्स को अगर आप देखना चाहते हो तो डाउनलोड इट फ्रॉम द QR कोड गिवन हियर. ये टेस्ट सीरीज और ये सब CSAP के ऐप पे ऊपर अवेलेबल है. लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट आर्टिकल इज ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. अब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में जो है उसमें एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कीवर्ड है. जब आप मेंस में ये आंसर लिखोगे तो अगर आप ये कीवर्ड आपके इंट्रोडक्शन में लिख देते हो तो इट विल हैव इनॉर्मस इम्पैक्ट बिकॉज इट्स रिफ्लेक्ट्स द
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट यह है दैट इज नोन एज नेगेटिव इंटरेक्शन। यहाँ पे जो मेंशन किया है, नेगेटिव इंटरेक्शंस बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड एनिमल्स कॉजिंग हार्म टू आइदर और टू बोथ। सो हार्म में क्रॉप डैमेज हो सकता है, लाइवली स्टॉक लॉस हो सकता है, ह्यूमन डेथ्स हो सकते हैं, या रिटेलिएटरी किलिंग्स ऑफ वाइल्ड लाइफ भी हो सकता है। कुछ डेटा देख लेते हैं। इंडिया के स्पेसिफिक केस में जो एलिफेंट मॉर्टेलिटी है, लगभग 100 के आसपास एलिफेंट हर साल मरते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट्स हुआ, या पोचिंग की वजह से। ह्यूमन कैजुअलिटीज जो है लगभग 500 लोग हर साल मरते हैं बिकॉज ऑफ द एलिफेंट इनकाउंटर। इकोनॉमिक लॉस के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो क्रॉप डैमेज हुआ, या जो स्पेशली ये जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं जिनका लैंड साइज बहुत कम है, 1 से 2 एकड़ का ही जिनका लैंड साइज है, उनके लॉसेस सिवियरली हो जाते हैं। और 1-2 एकड़ वाला जो लैंड होल्डर, जो फार्मर है, उसका नुकसान इज लाइक उसके जिंदगी पूरी तरह से डेरेल हो जाती है, वो फिर से पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाता है। आसाम स्टडी फाइंडिंग ये बता रहा है कि जो एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड्स है, those have been linked with almost 2 to 300% rise in accidental elephantal deaths. अब ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के मेजर कॉजेस क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये हर एनवायरनमेंट का केस में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आपको ये देखने मिलेगा कि फर्स्ट इज हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। उनका जो सालों से, जनरेशन से जो रेसिडेंस रहा है उसको फ्रैगमेंट कर दिया। कोई भी अगर आप लीनियर प्रोजेक्ट उसमें डाल देते हो, जैसे कि ट्रेन डिप्लॉय हो गई, हाईवे चला गया, एनीथिंग दैट इज लीनियर स्ट्रेट प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी डाल दी, तो ऑल दिस फ्रैगमेंट्स डिवाइड्स their habitat into different parts, and that not only distorts the gene pool but it also restricts their movement and increases the area, surface area where the human and animal conflict can appear. सेकेंड जो है वो है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स के ऊपर इंक्रोचमेंट करना। ऐसे सिचुएशन में जो आसपास के घर है, आसपास की जो खेती है, वहां से एनिमल्स को पास होना पड़ता है। फिर थर्ड इज फॉरेस्ट में ही उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है वो कम हो गई है, देयर इज अ फूड स्कार्सिटी। देन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, जैसे मैंने अभी पहले इंट्रोडक्शन में बताया, लीनियर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है, पावर लाइन्स, रेलवेज, रोड्स, ये वाइल्ड लाइफ मॉर्टेलिटी को बढ़ा देते हैं, उनको एक्सपोज कर देते हैं। अब इसको मैनेज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव भी लिए है गवर्नमेंट ने। सबसे इंपॉर्टेंट था प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो 1992 में स्टार्ट हुआ था। इसका पर्पस ये था कि एलिफेंट कॉरिडोर्स को कॉन्जर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, एंड ओवरऑल इकोसिस्टम के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ा जाए। फिर एडीएस लाया गया, एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड्स। कम्युनिटी ग्रुप्स जो है वो सर्च लाइट, फायर क्रैकर्स, ये सब यूज करके एलिफेंट्स को ड्राइव अवे करते हैं। लेकिन आसाम के इस केस में ये आइडेंटिफाई किया गया है कि 200 to 300% राइज इन एलिफेंट डेथ्स हैज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड्स बिहेवियर। फिर एसएमएस अलर्ट हुआ, सेंसर्स हुआ, ट्रैकिंग ऑफ एलिफेंट मूवमेंट हुआ, इससे अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट किया जाता है। कुछ अंडर पासेस, कुछ ओवर पासेस अराउंड हाईवेज एंड रेलवेज, ऐसे एक वाइल्ड लाइफ पैसेजेस को क्रिएट किया गया है। इस सब का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाई आर वी focusing so much on this? Why government is running so many initiatives? First, to protect the rural livelihood. बहुत इम्पैक्ट है ना प्रॉपर्टी लॉस का, क्रॉप लॉस का, लाइफ के लॉस का। फिर एलिफेंट एक कीस्टोन स्पीशीज, तो उसको कंजर्व करना जरूरी है। और ह्यूमन नेचर, इन दोनों को एक दूसरे के साथ सस्टेनेबल वे में कंजर्व करते हुए कोएग्जिस्ट करना है। ये प्रमोशन इन स्टेप्स से हो जाता है, गवर्नमेंट के स्टेप्स से। इस सिचुएशन से और बेहतर तरीके से डील करने के लिए व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड? फर्स्ट वे इज द पैसिव डिटरेंट्स, जैसे कि बी फेंसिंग है, चिली फेंसिंग है, इंस्टेड ऑफ एग्रेसिव चेसिंग। इलेक्ट्रिक्यूशन करने से अच्छा है कि बी फेंसिंग कर दो। बी फेंसिंग का मतलब क्या है कि जो हनी बीज होती है उनके साउंड, उनका जो नॉइज है उसको आप फेंस के ऊपर लगा दो और वहां से स्पीकर से वो नॉइज को आप प्रोजेक्ट करो, ब्रॉडकास्ट करो, उससे एलिफेंट जो होता है वो उसके पास नहीं आता। इसे कहा जाता है बी फेंसिंग। सेकेंड इज हैबिटेट रिस्टोरेशन। जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स उनको रिकनेक्ट करना ही पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन सिस्टम को क्विक बनाना पड़ेगा।
इससे है ना जो फार्मर्स का रिटेलिएटरी किलिंग होता है, गुस्से में बदला लेने के लिए जो रिटेलिएटरी किलिंग किया जाता है वो कम हो जाएगा। एंड सेंसर बेस्ड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, जैसे कि ट्रेन अलर्ट्स हो, वो एलिफेंट कॉरिडोर से जब पास हो रहे तो दे शुड एक्टिवेट बी fencing kind of infrastructure. Let's solve this MCQ. Project Elephant in India was launched in 85, 92, 2002 or 2010? 1992. Which of the following is considered a passive deterrent for reducing human-elephant conflict? Firecrackers active deterrent है, searchlight active deterrent है, bee fencing, honey bee fencing जो है that is a passive deterrent for reducing human-animal conflict. Let's jump on to the second article. Second article is regarding euthanasia. Euthanasia का मतलब क्या है? It means कि कोई अगर पेशेंट है वो सीवियरली सफर कर रहा है तो उसकी लाइफ को इंटेंशनली खत्म किया जाए. इन अ वे इट्स ऑल्सो नोन एज मर्सी किलिंग. ये मर्सी किलिंग जो है ये दो तरीके की होती है. पहला होता है एक्टिव यूथनेशिया, जिसमें एक डायरेक्ट एक्शन ली जाती है जिससे मृत्यु होती है, जैसे कि सीवियर एनेस्थेटिक का कोई इंजेक्शन दे दिया या कोई जहर खिला दिया. ये जो है यह इलीगल है इंडिया में, इट इज नॉट अलाउड. सेकेंड टाइप जो है वो है पैसिव एथनोशिया. पैसिव एथनोशिया का मतलब क्या है कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम उस पेशेंट को दी गई है जिसकी वजह से वो जिंदा है, उसको आप विड्रॉ कर लो या उसको रिट्रैक्ट कर लो, सो दैट पेशेंट जो है वो नेचुरली मर पाए. ये जो पैसिव एथनोशिया है ये इंडिया में लीगल है, बट इट हैज टू हैपन अंडर वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस. पहले यहां तक आने से पहले जो की जजमेंट्स है उनको देख लेते हैं कि आप यहां तक कैसे प्रोग्रेस हुआ है. 1994 में रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, जिसमें ये कहा गया था कि राइट टू डाई जो है दैट इज ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21. जो आर्टिकल 21 है ये कहता है ना कि राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू डाई. जो ज्ञान कौर और स्टेट ऑफ पंजाब का 1996 का केस है उसमें पहला वाला जो केस था रथिनाम केस, उसको ओवरटर्न कर दिया गया और बोला कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई बट अलाउड द डेथ विद डिग्निटी. फिर 2011 में अरुणा शामबाग केस हुआ था जिसमें कोर्ट ने पैसिव एथनोशिया को अलाउ किया था. अरुणा शामबाग, इट्स अ वेरी ट्रेजिक स्टोरी ऑफ हर. जो नर्स थी पुणे में केम हॉस्पिटल में, वो खैर उनकी स्टोरी बहुत ही दर्दनाक है. 30-35 ईयर्स तक वो सफर करती रही, फिर जाके शी पास्ड अवे. तो पैसिव एथनोशिया को कोर्ट ने अलाउ किया था उस बार. जो कॉमन कॉज केस था 2018 में, उन्होंने राइट टू डाई विद डिग्निटी को रिकॉग्नाइज कर लिया अंडर आर्टिकल 21 एंड इट ऑल्सो लीगलाइज द लिविंग विल्स. मतलब अगर कोई जिंदा रहते हुए अपने बारे में पैसिव या एक्टिव एथनोशिया के पैसिव एथनोशिया नॉट एक्टिव एथनोशिया के बारे में कुछ कहकर जाना चाहता है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस को सिंप्लीफाई कर दिया. उन्होंने ये कहा, ये सिंप्लीफाई प्रोसीजर कर दिया फॉर लिविंग विल्स एज वेल एज मेडिकल बोर्ड अप्रूवल्स. क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी चीज होती है. जस्ट बिकॉज पेशेंट कुछ कह नहीं सकता तो हम कैसे प्रिज्यूम कर ले कि उसको भी जीने की इच्छा नहीं है, ही डजंट वांट टू फाइट एंड ऑल. जो करंट केस है हरीश राणा, उसको क्विकली समझते हैं. एक 32 साल का नौजवान था जो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में था पिछले 13 साल से. मतलब जब से वो 19-20 साल का था तब से वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में था. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दे दिया उसको, विड्रॉल ऑफ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट जो है उसको अलाउ कर दिया. क्यों सिग्निफिकेंस है? क्योंकि ये पहला फर्स्ट एवर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एथनोशिया गाइडलाइंस. इसमें एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है. पहला है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी जो है, हाउ आर यू गोइंग टू बैलेंस सैंक्टिटी ऑफ लाइफ वर्सेस क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बस लाइफ इंपॉर्टेंट है? दूसरा इसमें क्रिटिकल एलिमेंट आ जाता है फैमिली का रोल जो है डिसीजन मेकिंग में. थर्ड,
मेडिकल एथिक्स का क्या है, मतलब जो प्रोटेक्टिंग डॉक्टर्स है, मतलब ये जो डॉक्टर्स है जो डिसीजन ले रहे हैं उनको लीगल लायबिलिटी से कैसे प्रोटेक्ट करोगे। एंड फोर्थ इज, क्या पता मिसयूज का भी तो रिस्क हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल या प्रॉपर्टी मोटिव्स के लिए शायद इसको पोटेंशियली मतलब कोयर्स करके गलत तरीके से यूज किया जाए। इसके ऊपर अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो हम वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं, वी नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, मतलब सिर्फ प्रिंसिपल्स या फ्रेमवर्क देके फायदा नहीं, क्लियर रूल्स देना पर जरूरी है, लॉ ऑन ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट्स लाना जरूरी है। सेकेंड, वी नीड अ नेशनल रजिस्ट्री ऑफ लिविंग विल्स, एक डिजिटल डेटाबेस बनाना होगा सो दैट वी कैन कीप रिकॉर्ड ऑफ एडवांस डायरेक्टिव्स। जो पैलेटिव केयर है उसको एक्सपांड करना होगा, मतलब जो एंड ऑफ लाइफ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको इम्प्रूव करना होगा। जो जैसे कोई कोमा में है, वेजिटेटिव स्टेट में है, टर्मिनल इलनेस से सफर कर रहा है, जो रिकवरी नहीं हो पा रहा है, ऐसे सिचुएशन में जो एंड ऑफ लाइफ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पैलेटिव केयर जो होता है, उसको एक्सपांड और इम्प्रूव करना होगा। एंड डॉक्टर को सेंसिटाइज करना जरूरी है रिगार्डिंग मेडिकल एथिक्स। पहला एमसीक्यू देख लेते हैं। Passive euthanasia in India was first legally recognized by Supreme Court in which case? It is Aruna Shanbag case of 2011. Second, the Supreme Court recognized the validity of living wills in which of the judgment? P. Rathinam, nahi. Aruna Shanbag, no. Common Cause versus Union of India, yes. ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में डाइंग विद डिग्निटी को एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में लिविंग विल्स के बारे में बात की गई और रिकॉग्नाइज किया गया। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आगे की जो 3 आर्टिकल्स है वो कैटेगोरिकली प्रीलिम स्पेसिफिक है, तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझना इज नॉट नेसेसरी। इसको बस एक ओवरऑल आइडिया होने से आपका काम हो जाएगा कि इसके ऊपर का जो एमसीक्यू बनेगा वो like age line बनेगा, meaning if you are aware about the system you will be able to answer it, you don't need to understand it as in detailed। तो पहले तो समझते कवच है क्या। कवच जो है वो एक इंडिजिनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसको एटीपी सिस्टम में कहता है, जो इंडियन रेलवेज के लिए डेवलप किया गया। जो ट्रेन के हादसे होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, कोलिजन्स होता है, उनको कंट्रोल करने के लिए ऑटोमेटिक स्पीड एंड ब्रेकिंग को अप्लाई किया जाए, मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस आने से पहले ही अगर उनको आइडिया आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है तो ह्यूमन का वेट ना किया जाए कि वो आके ब्रेक लगाएगा या सिग्नल देगा। दिस ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो अपने आप खुद होकर डिसीजन मेकिंग करेगी एंड स्पीड और ब्रेकिंग को कंट्रोल करेगी। इसको डेवलप किया आरडीएसओ ने। आरडीएसओ जो है वो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इसको डेवलप किया है आरडीएसओ। पर्पस क्या है कि जीरो एक्सीडेंट रेलवे ऑपरेशंस में अचीव करना, जो सिग्नल पासिंग एट डेंजर जो स्पैड जिसे कहा जाता है उसको प्रिवेंट करना, ओवर स्पीडिंग, कोलिजन इसको कंट्रोल करना एंड लो विजिबिलिटी के दौरान सेफ ऑपरेशंस को इंश्योर करना। जब लो विजिबिलिटी होती है तो जो लोकोमोटिव पायलट होता है, मतलब जो ट्रेन का पायलट होता है, उसको भी डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आती है क्योंकि वो खुद नहीं देख पाता है आगे क्या सिचुएशन है। तो ऐसे टाइम पे लो विजिबिलिटी पीरियड में सेफ ऑपरेशंस को इंश्योर करने के लिए कवच काम में आएगा। ये इसके फंक्शनिंग देखते हैं। इसमें आरएफआईडी लगा हुआ है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होता है, जो ट्रैक्स के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रिसाइज ट्रेन लोकेशन टू द इंजन एंड इट्स सेंसर। इसमें एक ऑन बोर्ड इक्विपमेंट्स है जो स्पीड और सिग्नल्स को आरएफआईडी के मदद से इमीडिएटली मॉनिटर करते हैं एंड देन देयर इज अ कम्युनिकेशन नेटवर्क जो रेडियो टावर्स और जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से उनको यूज करता है। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है, ये तब अप्लाई होता है जब ट्रेन किसी पर्टिकुलर रेट सिग्नल को क्रॉस कर लेती है या स्पीड लिमिट को एक्सीड कर जाती है। जो लिमिट दिया हुआ है उसको अगर वो क्रॉस कर रही है या कोई रेड सिग्नल को जंप कर रही है तो तब ये ब्रेक अप्लाई हो जाता है। बढ़िया क्वालिटी इसकी यह है कि इसमें हाई प्रिसीजन ट्रैकिंग है, लोकेशन एक्यूरेसी बहुत बढ़िया हो गई है
इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया है, रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहता है, एंड कम्युनिकेशन को बहुत एडवांस कर दिया है। यूएचएफ रेडियो हो, ऑप्टिकल फाइबर हो, ये कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इसमें एसओएसआर फीचर है, मतलब सेव अवर सोल्स, मीन्स इट ब्रॉडकास्ट द इमरजेंसी अलर्ट्स टू ऑल द नियर बाय ट्रेन। अगर उस एरिया से अगर 10 ट्रेन उस पेरीफेरी से क्रॉस हो रही है तो उन सब को वो मैसेज और वो अलर्ट चला जाता है। तो सारे जो आसपास के ट्रेन है जो फर्दर पोटेंशियली जाके उनके ऊपर टकरा सकते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल में ले लेते हैं और खुद बेटर कंट्रोल लेकर काम करना करता है। रेलवे सेफ्टी एनहांस हो गई है, हाई स्पीड ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहा है, और टेक्नोलॉजी इंडिजिनियस है। ये इसके सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है। पहला एमसीक्यू देख लेते हैं। कवच सिस्टम यूज्ड इन इंडियन रेलवे इज प्राइमरीली डिजाइन्ड फॉर ए, increase train ticket revenue, B, prevent train collisions and overspeeding, C, providing Wi-Fi services to the passenger, and D, improving railway stations infrastructure. The answer is B, to prevent the train collisions and overspeeding. Second MCQ, Kavach automatic train protection system has been developed by. The answer is RDSO. The fourth article is regarding Essential Commodities Act. ये है क्या? ये 1955 का एक एक्ट है, 1955 का, जो गवर्नमेंट को एम्पावर करता है टू रेगुलेट द प्रोडक्शन, टू रेगुलेट द सप्लाई, टू रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्राइसिंग ऑफ द इसेंशियल गुड्स। ये इसेंशियल गुड्स क्या होते हैं ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है, और उसके कुछ क्लॉज भी है जो हम देखेंगे। लेकिन इस लॉ का, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है जो होर्डिंग होता है, जो ब्लैक मार्केटिंग होता है या आर्टिफिशियल स्कार्सिटी को प्रोड्यूस करना होता है, उसको रोका जाना और इंश्योर करना कि जो भी इसेंशियल गुड्स है वो फेयर प्राइसेस पे अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो। इसको इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की है, लेकिन इसको बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जो कमोडिटीज, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में कवर्ड किए गए, उसमें से पहला है फूड आइटम्स। मतलब सेंटर जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, वो उसमें ऐड भी कर सकती है, रिमूव भी कर सकती है फ्रॉम दैट लिस्ट। तो अधिकार उसको ऐड करने का, रिमूव करने का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। फूड आइटम्स है जैसे पल्सेस है, एडिबल्स ऑयल, सीड, सीरियल्स, ये सब उसमें है। फ्यूल मतलब जैसे नेचुरल गैस हुआ, कोल, पेट्रोलियम, ये भी इसेंशियल कमोडिटीज में है। एग्रीकल्चर कमोडिटीज में रॉ जूट, कैटल फॉडर या रॉ कॉटन, ये सब उसमें एडेड है। हेल्थ केयर में कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स, मेडिकल सप्लाईज या इंडस्ट्रियल आइटम्स में जो बेसिक इंडस्ट्रीज है जैसे कि आयरन हुआ, स्टील हुआ, या जो उसके रिलेटेड कंपोनेंट्स है, वो इस लिस्ट का हिस्सा है। इस लिस्ट को मॉडिफाई सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। इसमें स्टॉक लिमिटेशंस डाले हुए कि कौन से, हाउ मच क्वांटिटी अ ट्रेडर कैन स्टोर, या इसमें एमआरपी भी गवर्नमेंट कभी कभी रेगुलेट कर लेता है। प्राइस रेगुलेशन है, जब जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर एमआरपी डिक्लेयर कर सकता है। गवर्नमेंट इसके थ्रू सप्लाई को भी कंट्रोल करता है। जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है उनको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अगर कोई क्राइसिस वाला पीरियड आए तो गवर्नमेंट हैज दैट पावर बिकॉज ऑफ द एसेंशियल्स कमोडिटीज एक्ट। एनफोर्समेंट पावर्स के अंडर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रेड कंडक्ट कर सकती है, जो स्टॉक मिलेगा, जो सामान मिलेगा उसको सीज कर सकती है, और उनके ऊपर जो स्टोर कर रहे, होर्डिंग कर रहे, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी बिल्डअप कर रहे, उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी स्टेट गवर्नमेंट ले सकता है। 2020 में इसको अमेंड किया गया, जो अब 2020 अमेंडमेंट के जो है उसमें एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो है दे विल बी रेगुलेटेड ओनली, आई रिपीट, ओनली अंडर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन, जैसे कि वॉर चल रहा है, फमाइन आ गया या एक्सट्रीम प्राइस राइज हो गया। तो इसका सिग्निफिकेंस, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन मिल जाता है क्योंकि जो प्राइस स्पाइक्स है, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी है, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी बिल्ड करके जो इन्फ्लेशन किया जाता है उसको प्रिवेंट कर सकेंगे।
ये एनर्जी और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, मार्केट को स्टेबलाइज रखेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन ड्यूरिंग द सप्लाई डिसरप्शन और इमरजेंसीज विल हेल्प टू स्टेबलाइज द मार्केट। पहला एमसीक्यू देखते हैं, जो ECA है इट वाज एनेक्टेड इन विच ईयर? द आंसर इज 1955। Next question is, which of the following powers can be exercised under the Essential Commodities Act? Imposing stock limits on traders, regulating the production and distribution, and fixing maximum retail price. ये तीनों भी किए जा सकते हैं। So answer is C, 1, 2 and 3. Let's take a look at the final article. Final article जो है वो it is about black rain. पहले तो इसकी समझ लेते हैं ब्लैक रेन होता क्या है। ये रेनफॉल है विच इज डोमिनेटेड और रादर कंटामिनेटेड विथ सूट, जला हुआ जो ब्लैक कार्बन होता है, ऐश जो होती है वो, इट इज कंटेमिनेटेड विथ सूट, हाइड्रोकार्बन्स एंड टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स, गिविंग इट अ वेरी डार्क ऑयली अपीयरेंस। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जब ये बारिश होती है ऐसा लगेगा कि ऑयल फॉल हो रहा है, एंड दैट presence of hydrocarbons is what makes it very oily. जो ईरान इजराइल यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसमें ड्रोन स्ट्राइक हो रहा है, ऑयल स्टोरेजेस को, फैसिलिटीज को टारगेट कर रहा है, उसमें जो बर्निंग हो रहा है उससे निकलने वाला स्मोक, सूट वहाँ के हाइड्रोकार्बन के साथ मिक्स होकर ये रेन क्लाउड्स फॉर्म कर रहा है, एंड दिस इज व्हाट इज कॉजिंग ब्लैक रेन्स। अपीयरेंस में जैसे पहले बताया, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेट्रोलियम पार्टिकल्स इट इज वेरी ऑयली and it has a very strong chemical odor. When it falls on a surface, it creates chemical reaction. सबसे पहले इसका फॉर्मेशन प्रोसेस समझते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लार्ज स्केल में आसपास की कंबशन होना जरूरी है, जैसे कि ऑयल फैसिलिटीज है या इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा केमिकली डेंस स्मोक को रिलीज करता है। सेकेंड स्टेज आता है लोडिंग का, एटमॉस्फेरिक लोडिंग का। ये जो स्मोक है वो पार्टिकुलेट मैटर्स को, केमिकल वेपर्स को इंजेक्ट करता है एटमॉस्फेयर में, इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक लोडिंग। थर्ड जो है उसमें होता है रेन का इंटरेक्शन। जो नीचे आने वाले जो रेन ड्रॉप्स है, दे एब्सॉर्ब्स द पोल्यूटेंट्स एंड सूट फ्रॉम दैट एटमॉस्फेरिकली लोडेड क्लाउड्स, एंड देन कम्स द फोर्थ स्टेज ऑफ टोपोग्राफिक ट्रैपिंग। जो माउंटेन्स है या जो स्टैग्नेंट एयर जो होती है वो प्रिवेंट करती है पोल्यूटेंट के डिस्पर्शन को, एंड इट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटामिनेशन। हाइड्रोकार्बन, सिल्वर ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये या पीएम जो होता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10, या PFAS जो फॉरएवर केमिकल्स होते हैं, जो बहुत लॉन्ग टाइम तक इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो हवा में रहते हैं, विच डू नॉट डिग्रेड वेरी क्विकली और इजीली, ये इसका इंटीग्रल पार्ट है। ह्यूमन हेल्थ रिस्क इन्वॉल्व है, सॉइल और वाटर को कंटामिनेट कर देता है, एसिड रेन से जो होने वाले डैमेजेस है जैसे कि वेजिटेशन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर या एक्वेटिक इकोसिस्टम, इनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, एंड लॉन्ग टर्म पोल्यूशन को एग्जिस्ट करता है, क्योंकि PFAS जो है वो दशकों तक, डेकेड्स तक इकोसिस्टम में एग्जिस्ट कर सकता है। फर्स्ट MCQ सॉल्व करता है, ब्लैक रेन इज प्राइमरीली कॉज्ड व्हेन? Option B, when rainwater mixes with soot and chemical pollutants in atmosphere. Second MCQ, which of the following pollutants is commonly associated with black rain from burning petroleum facilities? Benzene, sulfur oxides, nitrogen oxides. The answer is 2, 3. Benzene भी role play करता है, so answer is D, 1, 2 and 3. So this is where we conclude कि यूपीएससी और एपीएससी के लिए CSAB के स्मार्ट बुक्स है वन स्टॉप सॉल्यूशन, ये अब एसएमएस स्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है। यू कैन ऑर्डर योर बुक्स बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन द नंबर मेंशन ऑन योर स्क्रीन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सी यू टू द इन ड्यूरिंग प्रीफिट लेक्चर।